चार्ट कौन सा भाई? करेंगे पहले पूरे तो साउंड है भाई यार। हाँ आवाज आ रही है, ठीक है। चलो चलो डिस्कशन में आ जाओ। डीपीपी डीपीपी नंबर A6 इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3। चलो 3 में देखो क्या है भाई। ये कह रहा है नेचुरल नंबर है, सम ऑफ डिजिट कितना रखना है 8। ठीक है, कितने डिजिट नंबर है ये अपने को नहीं पता है ना। और सम ऑफ डिजिट कितना रखना है 8। तो मान लो एन डिजिट नंबर की हम बात करते हैं ना। अगर एन डिजिट नंबर हम बना रहे हैं तो हम ऐसे समझ लें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 x8 xn है ना। और ये कितना है 8। इसका सम हमें कितना चाहिए 8। तो ये वही होगा आइडेंटिकल चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो 8 प्लस n माइनस 1 सी n माइनस 1 7 प्लस n सी n माइनस 1 या हम चाहे तो 8 ये लिख सकते हैं। ठीक, अब ये समझें कि हमें कितना चाहिए 170। तो अब देखो अगर 4 डिजिट नंबर बनाया, 3 डिजिट नंबर हम बना के देखें। अगर मान लो 3 डिजिट नंबर बनाए, n की वैल्यू 3 ले लें, 3 डिजिट नंबर बनाए तो कितना होगा 10C8 10 9 2 कितना होगा 45। n बराबर 4 लें तो कितना होगा 11C8 11 10 9 अपॉन 2 कितना होगा अपॉन 6 आएगा ना नीचे 495 ज्यादा आ गया 6 आएगा नीचे ना।
फैक्टोरियल 3 आएगा ना, कितना रहा है? एनसीए की वैल्यू निकालने में इतनी देर लगेगी क्या तुम्हें? 165 कितना है? 165। तो देखो अगर 4 डिजिट नंबर बना तो कितना आएगा? 165, है ना। इसका मतलब 4 डिजिट नंबर तक तो 165 आएंगे, हमें चाहिए 170। तो 5 डिजिट नंबर तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 5 डिजिट नंबर छोड़ दोगे तो ज्यादा छूट जाएंगे। इसका मतलब वो कौन सा होगा? 5 डिजिट नंबर होगा। अब 5 डिजिट नंबर में उसने ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कौन सा नंबर निकालना है, तो वो क्या करना पड़ेगा? आपको लिख के देखना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या दे दिया? असेंडिंग ऑर्डर। तो यानी कि n बराबर कितना लेना पड़ेगा? 5। अच्छा 5 डिजिट नंबर में अपने को सम ऑफ डिजिट 7 चाहिए, तो पहला नंबर क्या बनेगा? ये बन जाएगा फर्स्ट नंबर। 165 तक के नंबर तो 4 डिजिट में चले गए, तो पहला 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा? 10007। सम ऑफ डिजिट 8 आ गया ना, ये बनेगा ये फर्स्ट। तो यानी कि इसकी पोजीशन होगी 166। फिर अगला क्या बनेगा? 100, इसके फैक्टर कर दो 2 और 5, फिर 3 और 4, 4 और 3, 5 और 2, ये तो बनते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर चाहिए अपने को, तो इसका कितना हो गया? 167, इसका नंबर 168, इसका 169, 170, 10052, ये 170 पोजीशन पे आएगा। सही लिखा क्या मैंने, या कुछ कम ज्यादा कर दिया मैंने? 166, 67, मैंने भी कुछ छोड़ तो नहीं दिया बीच? 16 छोड़ दिया एक मैंने शायद, हाँ मैंने 16 छोड़ दिया इसमें। देखो एक ये भी तो बन जाएगा 16, फिर 25, फिर 3 4, फिर 4 3, ये आएगा 170 पे। 16 छोड़ दिया मैंने, तो ये आ जाएगा 10043, ये आएगा 170 पोजीशन पे। बात समझ में आई? कि नहीं आई? भाई अपन ने 4 डिजिट ऑब्जर्व किया ना भाई, एन डिजिट नंबर है तो कि भाई अगर हम 3 डिजिट तक के नंबर बनाए तो 45 बनेगा, 4 डिजिट तक के नंबर बनाए तो 165 बनेगा, अगर 5 डिजिट तक के नंबर बनाए तो वो देखेंगे तो वो ज्यादा आएंगे काफी। तो हमें तो 170 पे जाना है, तो मतलब शुरुआत के 5 डिजिट नंबर लिख के देख लिया अपन ने। तो शुरुआत के 5 डिजिट नंबर लिख के देखे तो उसमें बस ये पता लग गया 170 पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है, तो वो नंबर पता लगा लिया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये अपना 11th DPP C5 क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीट बताना तो पड़ेगा। नहीं मतलब तुम्हें नहीं आता हो तो दोबारा कर दो, और क्या। तो अब क्या करेगा फिर सोल्व करके, जब तब नहीं की तो? कर देता हूँ, मतलब मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं, क्या दे रखा है समेशन में लिखना पड़ेगा भाई, एक ही नियम है भाई, वो जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे जब तक। इसको समेशन में लिख लो, समेशन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो समेशन कहां से कहां तक जीरो रखा है, 0 से 23, ये कितना हो जाएगा? R+1, 25CR इंटू 25CR+2। फिर R के साथ दोनों ले लेंगे, 1 के साथ दोनों ले लेंगे, फिर वो तो सिंपल प्रोडक्ट की बन जाएगी, इसमें से R हटाना पड़ता है, तो उसके लिए इसको पहले लिखेंगे 25/R, 24CR-1, तो R कैंसिल होता है। कई सारे सवाल कर रखे होंगे वहां पर ने, तो 2 टर्म बन जाएगी, दोनों अलग अलग सिंप्लीफाई होगी। इस तरह के सवाल को हमेशा सबसे पहले कोशिश करें कि हम किस में लिखें, समेशन में। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 10, 10 में आ जाओ। क्या है 10 में? तो ये हिंट दे तो दे रखा है ना,
नहीं यूज किया। भाई 10 में कह रहा है कि ये जो टर्म है y इक्वल्स टू दिस, तो एक तो इसको सोल्व कर लें। ये कितना हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b प्लस 10x प्लस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। इसी तरह नीचे भी ओपन कर लें, एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। है ना, अपॉन कितना आ जाएगा इसमें, उसको भी वही लिखना पड़ेगा। ये सोल्व किया था कि एलसीएम लेके, है किसी के पास लिखा हुआ क्या आता है कि बस इतना बड़ा देख के ही छोड़ दिया? उन्होंने कहा ओहो अब एलसीएम वेलसीएम लेना है, कौन लेगा, सर ले लेंगे। एलसीएम लेके करा था क्या सोल्व, क्या आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पता था तुम ऐसे आलसी हो कहीं ना कहीं। चलो तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा y इक्वल्स टू माइनस 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये जो टर्म हो वो x से क्या हो, इंडिपेंडेंट, x से क्या हो, इंडिपेंडेंट। तो एक इंफॉर्मेशन लिखिए कि भाई ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक x से इंडिपेंडेंट होगा अगर a बाई पी बराबर b बाई क्यू इक्वल्स टू c बाई आर है। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर ये इस तरह का लिखा हुआ है कहीं पे, सोचो कि अगर ये लिखा हुआ है a बाई पी b बाई क्यू और c बाई आर, अगर तुमने इसको k ले लिया तो a बराबर p के, b बराबर क्यू के और c बराबर कितना हो जाएगा r के। अब जैसे एबीसी की वैल्यू ऊपर वाले क्वाड्रेटिक में डालोगे तो दोनों क्वाड्रेटिक कैंसिल होके कांस्टेंट के नहीं बच जाएगा। वो नहीं पता दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट क्या होते हैं, सेम। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, वो चीज लिखी हुई है कि भाई ये दोनों क्वाड्रेटिक में से ये x से इंडिपेंडेंट कब हो जाएगी, जब इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये x से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ये इसमें कह रहा है। तो अब जैसे ये क्वाड्रेटिक x की जगह किस में बनी हुई है, 10x में, तो ये x से इंडिपेंडेंट कब हो जाएगी, जब 10 स्क्वायर x का कोफिशिएंट कितना है 10 स्क्वायर थीटा, नीचे कितना है 1, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है 3 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, और ये कितना है माइनस 10 स्क्वायर थीटा। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 स्क्वायर थीटा में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक, रूट निकल जाएंगे, बस आसान सा है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, b वाली टर्म तो है ही नहीं दोनों जगह, तो बस ये सवाल है। तो जैसे ही आपने बराबर किया क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 10 स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 10 थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 4 सॉल्यूशन जो आते हैं वो आ जाएंगे तुम्हारे पास। 10 थीटा की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस √3, चाहो तो लिख लो 10 थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। तो प्लस √3 वाले 2 सॉल्यूशन, माइनस √3 वाले 2, टोटल कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे 4। 0 से 2 पाई में पूछ रहा है ना, तो 2 √3 वाले 2 माइनस √3 वाले, टोटल कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे 4। चलो इसके बाद आ जाओ, क्या था अपने पास, अच्छा शीट थी, वो तो आसान थे, वो तो हो गए होंगे ना। तो शीट में आ जाते हैं, शीट में आ जाओ, F1 F2 हो गए वो सबके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे आसान थे। इसके बाद क्या था, अच्छा 2 सवाल मैंने भी दिए थे उसके, अच्छा उस पे आओ। चलो आ जाओ, बताओ उसमें पहले वाले का आंसर जिसमें a की वैल्यू निकालनी थी, आया कुछ ग्रेटर देन 100, करेक्ट है, और दूसरे वाले का 8, करेक्ट है। पहले वाले का आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 100, दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 8, सही है, दोनों सही है। चलो मैं कर भी देता हूं फटाफट। देखो एक तो अपने पास ये था f(x) इक्वल टू कितना था sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x² बाय a,
अच्छा f कहां से कहां तक था, -10 to 10 से लेके r, है ना। अब ये कह रहा है कि ये कौन सा फंक्शन था, ऑड। तो अगर ये ऑड फंक्शन था तो f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये तो कैंसिल, ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए हो गया, है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए 0 हो गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1, एक्स स्क्वायर बाई ए कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 1। लेकिन एक्स स्क्वायर पर बाउंडेशन है भाई, चूंकि एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, -10 से 10 तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 100। अब एक्स स्क्वायर 0 से 100 जाएगा और हम चाहते हैं क्वांटिटी 1 से क्या रहे, छोटी। एक ही ऑप्शन है जब एक इससे बड़ा हो जाए 100 से। भाई ये अगर 100 भी हुआ ना तो भी गड़बड़ करेगा, 100 अपॉन 100 1 आ सकता है, और 1 पे भी क्या लिखा हुआ है, ओपन, और 1 पे ओपन लिखा हुआ है, इसका मतलब ए को 100 से क्या होना पड़ेगा, बड़ा, तभी ऑलवेज ट्रू बन पाएगा, बस ए ग्रेटर देन 100 आ जाएगा। हो गया। चलो दूसरा एक सवाल था अपने पास, जिसमें हमने कहा था कि जो एफ ऑफ 4 माइनस एक्स है किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ 4 माइनस एक्स किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स। अब समझो अगर इसमें मैं एक्स की जगह एक्स प्लस 2 रख दूं तो ये एफ ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक। अब समझो मैं तुमसे कह रहा हूं कि एक फंक्शन है जो x इक्वल्स टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, और 2 पे वैल्यू नॉन जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अब अगर ये 2 पे सिमेट्रिक है तो जैसा ग्राफ इधर बनेगा वैसा ग्राफ इधर बनेगा। अच्छा इसके रूट कितने हैं टोटल, 4, मतलब एक्स एक्सेस को कितने कट करना चाहिए, 4। अब अगर इधर 3 जगह कट करेगा तो इधर भी 3 जगह कट करेगा, तो 6 रूट हो जाएंगे। या इधर एक जगह कट करेगा तो, क्योंकि सिमेट्रिक बनेगा ना ग्राफ, तो अगर इधर एक जगह कट करेगा तो इधर भी एक ही करेगा, तो 2 रह जाएंगे। हमें तो 4 चाहिए, कब बनेंगे, जब 2 इधर कट करे और 2 इधर कट करे। अब मान लीजिए कोई सिमेट्रिक ग्राफ तुम बना रहे हो और 2 इधर और 2 इधर कट कर रहा है, तो वो जो कट होगा चूंकि सिमेट्रिक है, तो अगर मान लो ये 2 प्लस अल्फा और 2 प्लस बीटा है, तो सेम ये वाले रूट क्या होंगे, 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा। भाई जैसे मान लो ये 3 रूट है तो अगला रूट क्या बनेगा, इधर 1, एक यूनिट इधर तो एक ही यूनिट इधर, यही रूट बनेंगे। भाई अगर अल्फा 1 हुआ तो 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। तो हमसे तो क्या पूछा है, सम ऑफ कितना आ गया, 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा 2 माइनस अल्फा और 2 माइनस बीटा। उससे भी कर सकते तो तुम इसमें वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर करके, और तुम देख लेते 4 जगह वैल्यू बराबर आ रही होगी, है ना, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें टाइम कम लगता है, ऑब्जर्वेशन है ना इसमें, तो टाइम थोड़ा सा कम लगता है। चलो और क्या था इवन और में,
यही था वैसे, तो अच्छा था तो क्या था, यही है। देखो और तो क्या बता, एक आध सवाल और कर लेते हैं, देखो कई बार ये भी पूछ लेता है। चलो चलो अगले सवाल पे आते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एग्जाम्पल ये है कि भाई चेक करना है हमें एफ ऑफ एक्स इज इवन, ऑड, या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड। दो फंक्शन में लिख रहा हूं और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा इवन है, ऑड है, या नाइदर इवन नॉर ऑड है। दोनों सवाल एकदम सेम कैटेगरी के हैं, है ना, और दिखने में भी सेम है। और तुम्हें अगर दिख रहा हो तो इस तरह का एक सवाल हमने क्लास में भी किया था, और हमने इस फंक्शन को क्या बताया था, ऑड। इस फंक्शन को क्या बताया था, ऑड। एक चीज जो नजर आ रही है कि ये x+1 तो कटने के लिए ही है ना, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ln 2-x/2 + x इज नॉट इक्वल्स टू -1, और ये बन जाएगा y इक्वल्स टू ln x। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली रुको, नहीं नहीं, ये एक प्लस करो एक जगह। नहीं नहीं, अच्छा दोनों कट जाएंगे फिर क्या बचेगा, नहीं नहीं, यहाँ पे प्लस करो इसमें x+2 पे, हाँ अब ठीक है। दोनों कट जाएंगे तो फिर सवाल में क्या बचेगा भाई, है ना, दोनों कट जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा सवाल में। ये दो फंक्शन बन गए मेरे पास, और इसका आंसर मैं ऑड लिख चुका हूं, इसका आंसर मैं ऑड लिख चुका हूं, इसका क्लास में किया था अपन ने, है ना। अब इन दोनों के आंसर लिखने हैं। बताओ, पहले वाला ऑड है, अच्छा, और दूसरे वाला, दूसरे वाला बताओ फिर क्या है। पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा ऑड है कौन सा नहीं है, पहले डिसाइड कर लें फिर बात करें कौन सा ऑड है कौन सा ऑड नहीं है। घर से बैठे एक बच्चे ने बता दिया कि सर पहले वाला ऑड है और दूसरा वाला नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, तो फिर अगर तुमने बता ही दिया कि पहले वाला ऑड है, तो फिर तुम ऑड बता रहे हो तो मैं नाइदर इवन नॉर ऑड लिख देता हूँ, और तुम इसको वो बता रहे हो तो मैं ये लिख देता हूँ।
क्या वो कुछ कहना चाह रहा है पीछे? समझे, दोनों चीजों में क्या है, इसके अगर एक्चुअल डोमेन लिखोगे तो क्या बनेगी, -2 से 2 -1, और इसकी जो एक्चुअल डोमेन बनेगी वो बनेगी कितनी, -∞ से -2 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। अब आप ऐसे समझो कि इसकी जो डोमेन है, ये -1 यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, इस डोमेन को नहीं कर रहा, तो ये जो डोमेन है ये ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक है। और ऑड जो फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक होता है। तो ओरिजिन के बहुत सिमेट्रिक तब बनेगा जब इधर जितनी वैल्यू होगी इधर भी उतनी वैल्यू होगी। यहां पे इसमें -1 गड़बड़ कर रहा है, ये फंक्शन 1 पे तो डिफाइन है लेकिन -1 पे डिफाइन नहीं है। तो वो वाली डेफिनेशन कैसे वर्कआउट करेगी, जब तुम 1 पे वाली डेफिनेशन की बात करोगे तो ये वाली डेफिनेशन तो बन ही नहीं पाएगी ना इसमें, क्योंकि 1 तो डोमेन में है लेकिन -1 डोमेन में नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें -1 1 दोनों ही नहीं है, तो झंझट ही खत्म। 3 है तो -3 है, माइनस के 3.5 है तो प्लस का 3.5 भी है। तो वो जो डोमेन है ऑड फंक्शन के लिए वो सिमेट्रिक किसके अबाउट होनी चाहिए, ओरिजिन। तो यहां वो एक पॉइंट है जो इसकी सिमेट्री को क्या कर रहा है, खराब। और एक भी जगह गड़बड़ तो गड़बड़, एक भी जगह गड़बड़ तो गड़बड़। क्लियर है बात? तो इसलिए ये वाला तो क्या है, नैनो, ये वाला क्या है, ऑड। यही सवाल है, लेकिन वो है ना कि अगर क्वेश्चन बनाने वाले को क्या चाहिए, मजा, तो है ना, उसको मजा चाहिए तो अब क्या कर सकते हैं अपन। चलो, तो एक ये कॉन्सेप्ट था बस, और तो कुछ है ये मैंने क्या से, और तो क्या बनता है इस पे। एक सवाल और कर लेते हैं, वैसे तो ऐसा कुछ पूछता पूछाता नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। इफ f of x इक्वल्स टू है x² x लेस देन इक्वल है 1 और 1 माइनस x अगर तो x ग्रेटर देन है 1 एंड f of x इज ए ऑड फंक्शन, f of x क्या है, ऑड फंक्शन है, then define f of x for x less than 0। f of x उसने दिया है और ये कह रहा है कि f of x ऑड है, तो आप डिफाइन करो fx को किसके लिए, x लेस देन 0, then define f of x for x less than 0, then define f of x for x less than 0। तो हमें डिफाइन करना है f of x को किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। अब समझे, सीधा सा सवाल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है भाई। ये ऑड फंक्शन है ना, f of x क्या है, ऑड। तो अगर f of x ऑड है तो मान लो f of माइनस एक्स में लिखूं यहाँ पे, है ना, f of माइनस एक्स में लिखूं, भाई fx उसने दे ही रखा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ f of माइनस एक्स लिखता हूँ, समझो, है ना। तो सवाल का मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना, ये fx किसके लिए डिफाइन है, पॉजिटिव के लिए, और मुझे fx को डिफाइन करना है किसके लिए, नेगेटिव के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, fx मुझे दिया है, मैं f of माइनस एक्स लिखता हूँ। तो f of माइनस एक्स लिखूंगा तो इसका मतलब सब जगह x की जगह कितना डाल दूं, माइनस एक्स, सब जगह x की जगह कितना डाल दूं, माइनस एक्स, ये f of माइनस एक्स लिख दिया। और लेकिन f of x क्या है, ऑड, तो इस माइनस एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स लिख सकता हूँ, f of माइनस एक्स की जगह, ऑड है ना, तो ऑड है तो ये लिख सकता हूं भाई। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये तो x² माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, माइनस के लिए डिफाइन। अब ये माइनस बच रहा है, बस उधर भेज दे इसको, और क्या। तो ये एफ एक्स माइनस बच रहा है ना, तो यहाँ पे भेज दे इसको, तो -x², अगर तो x कहां से कहां तक है, -1 से 0, और -1 माइनस एक्स अगर तो x लेस देन कितना है, माइनस। तो मैंने इसको कहाँ डिफाइन कर दिया, नेगेटिव के लिए डिफाइन कर दिया। तो कई बार इस तरह भी सवाल बना रहता है कि भाई ये f(x) है, ऑड फंक्शन है तो नेगेटिव के लिए डिफाइन करो, या इवन फंक्शन है तो नेगेटिव के लिए डिफाइन करो। इवन फंक्शन होता तो इस -f(x) की जगह बस f(x) लिख देते हैं, तो ये इवन बन जाता है बस, तो नेगेटिव के लिए डिफाइन करते हैं।
तो कहीं ना कहीं इसमें हम इस एफ एक्स की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर देते हैं, जो सिर्फ पॉजिटिव के लिए थी उसको एक्सटेंड करके हमने नेगेटिव के लिए भी बना दी। बस यही सवाल है जो इस पे बन पाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, इसको लिख लो। अरे वो बच्चा आया था एक दिन, उसका क्या हाल है? दोस्त आया था ना तेरा, बढ़िया है? उसको कहना एक रोज सर याद कर रहे थे तुझे कल। नहीं नहीं, क्लास में बुलाने के लिए नहीं, वैसे ही कह देना। नहीं नहीं, ऐसे मिलने की जरूरत नहीं, वैसे नहीं होता। जैसे अभी कहीं अपन किसी के यहाँ जाते हैं, कोई कहता है तो क्या यार उसको कहना याद कर रहे थे, बस ऐसे नहीं होता है क्या? बस ऐसा। तो ऐसे तो जैसे मिले तो उसको कहना यार सर याद कर रहे थे, इससे वो अपनापन बना रहता है ना। अरे नहीं बना रहता है क्या ऐसे अपना? पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था कि मतलब कोई दूर गांव से किसी दूर गांव में जाता था मिलने, किसी और से जाता था, लेकिन आसपास वाले अगर उन्होंने कहा हमारा भी वहाँ रिश्तेदार रहता है, उसको बोलना कि वो मिले थे, वो याद कर रहे थे। ऐसे नहीं होता क्या? तो ऐसे तो जैसे तो जो मिले तो कहना कि यार सर याद कर रहे थे, है ना, खैर खबर पहुंचाइए सर ने, ऐसे तो ऐसे तो इसलिए। एक बच्चा कुछ लिख रहा है बीच में, इसकी सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रहा था। हो गया ये? चलो कंपोजिट पे आते हैं। देखो कंपोजिट में हमें सिर्फ क्या करना सीखना है, डिफाइन। कंपोजिट में हमें सिर्फ क्या करना सीखना है, डिफाइन, और कुछ नहीं सीखना। हमें सिर्फ कंपोजिट को क्या करना है, डिफाइन करना सीखना है। सर लास्ट लाइन में आरएचएस इंटरवल में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले में ही नेगेटिव मल्टीप्लाई किया। हाँ, अरे भाई फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, उसकी कंडीशन को थोड़ी ना माइनस से मल्टीप्लाई करना है। वो तो जब हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो वेरिएबल में माइनस करते हैं, इसलिए सब जगह माइनस करते हैं। लेकिन अभी हम fx को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ fx में ही तो करेंगे, उसके वेरिएबल में थोड़ी ना करेंगे। हमने माइनस किससे मल्टीप्लाई किया लास्ट में, एफ एक्स से, इसलिए एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स में थोड़ी ना चेंज किया। ऊपर वाले में तो हमने किस में चेंज किया था, वेरिएबल एक्स में चेंज किया था, इसलिए सब जगह माइनस एक्स लिखा था। दोनों में अंतर है यार, ऐसे थोड़ी ना सब एक हो जाएगा। कंपोजिट फंक्शन सिर्फ डिफाइन करना हमें सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। और मैं बता दूं तुम्हें कि जैसे अभी तुमने महसूस किया होगा कि जैसे 11th में हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी, दुनिया भर की रेंज निकाली, और अभी तक हम क्या नहीं निकाल पाते हैं, क्वाड्रेटिक की रेंज। ऐसे कंपोजिट डिफाइन करना होता है, मतलब बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि चैप्टर खत्म हो जाता है और बाद में बच्चे से क्या नहीं डिफाइन होता, कंपोजिट। क्या नहीं डिफाइन होता, कंपोजिट। बच्चा ऐसा कहता है सर कंपोजिट डिफाइन नहीं होता, जबकि सबसे आसान काम क्या है, कंपोजिट डिफाइन करना। सच में ऐसे आसान है। चलो तो कंपोजिट लिखो। कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर, composite function of two functions f(x) and g(x) are composite function of two functions f(x) and g(x) are composite function of two function f(x) and g(x) are composite मतलब दो फंक्शन से बनने वाला फंक्शन। तो जैसे होता है fog x, f के अंदर कौन चला जाता है, gx, दिस इज fog x है ना, रिप्रेजेंटेशन है ना। gov x, ऐसे दो से मिल के फंक्शन बनते हैं। g के अंदर क्या चला गया, fx, f ऑफ f के अंदर क्या जाएगा, fx, gog, g के अंदर क्या चला गया, g, मतलब फंक्शन के अंदर क्या चला जाएगा, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन।
दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। हालांकि अपन ने याद हो तो बीच में एक जगह कंपोजिट की रेंज भी निकाली थी, वो याद है? एफ के अंदर जी के अंदर एच था, तो मैंने कहा था कहां से उठाते हैं, अंदर वाले फंक्शन से। तो अब इस तरह के फंक्शन डिफाइन करना हम सीख रहे हैं कि भाई फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ हो तो उसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो टू कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर दिस डैश डैश डैश, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। आसान से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर दे दिया हमें ई की पावर एक्स, जी एक्स दे दिया कितना, एक्स प्लस वन, और मुझसे कह दिया देन फाइंड फोग ऑफ टू, तो इसका क्या मतलब है, एफ एक्स ई की पावर एक्स जी एक्स एक्स प्लस वन, तो मुझे क्या निकालना है, फोग ऑफ टू। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप करे, कोई जल्दबाजी नहीं करे, बहुत आसान सी चीज है ना। जल्दबाजी करोगे तो गलती होगी। जैसे मुझे फोग एक्स डिफाइन करना है, तो इसका मतलब एफ के अंदर कौन जाएगा, जी एक्स। तो एफ के अंदर जी एक्स जा रहा है, ये एफ एक्स है। इसमें अगर मुझे F2 लिखना होता तो x की जगह 2 डालता। तो अगर मुझे FGX लिखना है तो इसमें x की जगह क्या डाल दूं, GX। ये इसका मतलब होगा, x की जगह क्या डाल दूं, GX। और अब GX कितना है, x प्लस वन, तो ये हो गया। अब कोई मुझसे कहे कि भाई तुम्हें फोक 2 निकालना है, तो e की पावर 2 प्लस वन E3 हो गया। ये इसका मतलब होता है। मान लो एफ एक्स बराबर मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर दे दिया साइन एक्स माइनस टू, और मुझे निकालना है फोग एक्स और गोफ एक्स। लिख दिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर, लिखो ना बेटे, क्यों क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मैं रुक गया तो मतलब अब मतलब मैं क्वेश्चन लिख के रुक जाऊं, इसका मतलब है कि तुम्हें शुरू कर देना है करना। तुम तो उस जमाने में बैठे हो, वो नहीं होता था कि भाई जैसे पहले, आजकल तो क्या है कि अपन जाते हैं तो स्टॉल्स वगैरह में खाना होता है, पहले जब वो पत्तल धुने होती थी, पंगत लगती थी, तब क्या होता था कि जैसे किसी ने खाना खाने बुलाया, तुम कहोगे सर खाना खाने की बातें बड़ी करते रहते हो। तो पहले क्या होता था, जैसे खाना खाने बुलाते थे ना, तो पहले क्या होता था कि पहले सबको बिठा देते थे, पतले लगती तो पत्तल में भी सारे आइटम जमा देते थे। उसके बाद जो खाना खाने बुलाता था वो आता था रो में और बोलता था जिमो साहब। तब फिर सामने वाला क्या करता था, खाना शुरू करता था। मतलब जब तक जिसने बुलाया है वो आके हाथ जोड़ के नहीं कहेगा खाओ साहब, तब तक आदमी खाना शुरू नहीं करता था। अब आजकल तो क्या भेड़ बकरियों का हिसाब चलता है, वो जो बुलाता है वो तो पता नहीं कहाँ रहता है, और आदमी को भी बहुत फुर्सत नहीं होती है। उसने कहा फटाफट खा पी के चलो, भी भीड़ बढ़ जाएगी तो पानी पताशे का नंबर ही नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आजकल हिसाब दूसरा रहता है ना, तो वो क्या है, पब्लिक को टेंशन देती है, उन्होंने कहा पानी पताशे वाला है, फिर भीड़ बढ़ जाएगी उसके यहाँ, तो वो नंबर ही नहीं आएगा। तो कौन आके कहेगा, नहीं आएगा, आदमी भी जाता है और सीधे बस। लेकिन पहले क्या होता था, खाना बुलाने वाला भी सम्मान देता था, खाने वाला भी बैठा रहता था, पत्तल लगने के बाद वो सामने वाला कहता था, उन्होंने कहा जीमो साहब, तब आदमी शुरू करता था, नहीं तो पत्तल सजी पड़ी रहे उसको कोई मतलब नहीं होता था। तो अब लेकिन वो जमाना गया है ना, तो अब मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया और मैं रुक गया, इसका मतलब ये है कि तुम स्टार्ट कर दो, मैं ऐसे हाथ जोड़ के नहीं करूंगा शुरू करो साहब, है ना। अब वो जमाना गया, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब वो जमाना गया है ना। तो अब जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है तुम्हें तुरंत क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। अच्छा, तो लिख दिए हैं बच्चों ने आंसर। तो फोग एक्स हमें लिखना है, तो एफ के अंदर कौन जाएगा, जी एक्स, है ना। तो एफ के अंदर जी एक्स गया, तो ये तो जी एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। और अगर हमें गॉफ एक्स लिखना है तो जी के अंदर कौन जाने वाला है, एफ एक्स। तो ये जी एक्स है, इसके अंदर एफ गया, तो ये हो गया साइन एफ एक्स। एक स्टेप ज्यादा लिख ले कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन एक्स स्क्वायर माइनस टू। अगले सवाल पे आते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 1/1 माइनस एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स एंड f of f of fx
है ना, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन, इनकी डोमेन भी निकाल लेना है ना, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन। एफ एक्स दे रखा है 1/1 - है ना, और तो तुम्हें एफ ऑफ एफ निकालना है और एफ ऑफ एफ भी निकालना है और साथ ही साथ इनकी डोमेन भी निकाल लेनी है। तो एफ ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सा है कि भाई एफ ऑफ एफ का मतलब हो गया कि एफ के अंदर कौन जाने वाला है, एफ एक्स। ये एफ ऑफ एफ का मतलब है कि एफ के अंदर कौन जाने वाला है, एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब 1/1 माइनस एफ एक्स है ना, तो 1/1 - 1 - x, तो 1 - x नीचे कितना गया, 1 - x -1, और अच्छे से लिखना चाहे x - 1/x। तो एफ ऑफ एफ एक्स आ गया मेरे पास कितना, x - 1/x। और अगर मुझसे कोई कहे कि भाई इसके डोमेन लिखो, तो मैं कितने लिख दूंगा, x नॉट इक्वल्स टू 0 लिख दूंगा। लेकिन अगर तुम ये लिख दोगे तो तुम एक साधारण बच्चे हो, तुम क्या हो, एक साधारण बच्चे हो। अगर तुम इसके साथ ये लिखते तो तुम एक टैलेंटेड बच्चे होते। डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन, आपको जो अंदर फंक्शन है उसके डोमेन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अरे भाई जब ये 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा तो इससे कोई फंक्शन बनेगा तो वो कैसे 1 पे डिफाइन हो जाएगा, बताओ। इसका ध्यान कौन रखेगा, तुम रखोगे। तो किसका ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। क्योंकि ये जो अंदर जा रहा है जब ये 1 पे डिफाइन नहीं है तो इससे कोई फंक्शन बन जाएगा, वो भला बेचारा कैसे 1 पे डिफाइन होगा। तो किसका ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। चले, इसके बाद एक निकालना है मुझे, क्या, एफ ऑफ एफ। अब देखो एफ ऑफ एफ मुझे निकालना है, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं कैसे आगे जाना चाहता हूं। मैं चाहूं तो एफ के अंदर एफ ऑफ एफ डाल दूं, और कोई कहे कि नहीं मैं तो एफ ऑफ एफ के अंदर एफ डालना चाहता हूं, भाई तेरी इच्छा, मना कुछ भी नहीं है। अगर एफ के अंदर एफ ऑफ एफ डालेंगे तो इसका मतलब इस एफ में एफ ऑफ एफ डालना है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एफ डाल देते हैं। तो एफ ऑफ एफ कितना है, x - 1/x, x ऊपर गया, x - x+1, तो कितना आ गया x। और कोई कहे कि यार मैं तो एफ ऑफ एफ में एफ डालूंगा, तो ये एफ ऑफ एफ है भाई, तो इसमें एफ डाल दे, कौन उससे मना करे, अल्लाह तेरी इच्छा भाई। तो ये 1/1 - x -1, 1/1 - x, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, x। तो एफ एफ एक्स जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा x, लेकिन जब डोमेन लिखने की बारी आएगी तो दिख तो कितना रहा है r, लेकिन मुझे इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, 0 और 1। r तो है लेकिन मुझे क्या हटाना पड़ेगा, 0 और 1।
चले एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर। इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -1 से 2, -1 से 2, क्लोज कर देता हूं, देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अगर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज -1 से 2, देन फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एफ एक्स के डोमेन -1 से 2 है, तो हमें डोमेन निकालनी है एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब समझे, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है भाई। हमें डोमेन किसकी चाहिए? हमें दे रखा है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज कितना दिया हुआ है, -1 से 2। कहां से कहां तक जा रहा है? x -1 से 2। और मैं बात कर रहा हूं किसके? डोमेन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 2। ये स्टेप आती है समझ में? भाई मैं चाहता हूं कि ये चीज डिफाइन हो, तो ये डिफाइन तब है जब ये इसके अंदर वाला x -1 से 2 जाता है। तो ये डिफाइन तभी तो होगा जब ये इसके अंदर वाला इसके अंदर जाएगा। जैसे अपन याद नहीं है, जैसे मैंने वो सवाल किया था, अंडर रूट के अंदर कुछ जा रहा है, तो उसको पहले 0 से बड़ा होना पड़ेगा, नेगेटिव थोड़ी ना अंदर चला जाएगा। या लॉग के अंदर कोई जा रहा है तो किसको करना पड़ेगा? उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर एफ के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को किसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा? उस एफ की डोमेन को, तभी तो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। वही चीज है जो अभी हम करते हैं कि भाई मुझे किसी को लॉग के अंदर ले जाना है तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो अगर इसकी डोमेन ये है तो इसकी डोमेन क्या होगी? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को -1 से 2 जाना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये यहां से यहां तक जाएगा, तो या तो टुकड़ों में लिख लो, -1, 0, 1 और 2। तो x तुम्हारा कहां से कहां तक हो जाएगा? -1 से 3। करेक्ट है? x कितना गया? -1 से 3। लेकिन यहां भी हम ध्यान तो उसका रखेंगे, ये जो आएगा इसका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन विथ, हाँ मतलब मैं लिख देता हूं एक बार, ये लिखे मतलब 2-4 बार लिखेंगे तो याद रहने का। डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस x बिलोंग्स टू r। हालांकि वो इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे, इफेक्ट कर सकती नहीं। और फिर 1 इंटरसेक्शन 2, x बिलोंग्स टू कितना हो गया? -1 से 3। भाई डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन का भी हमें ध्यान रखना है कि भाई ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को इतना होना पड़ेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन हो, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? अपनी है। तो क्योंकि जैसे अभी पिछले सवाल में इनसाइड फंक्शन ने इफेक्ट डाल दिया था, वो डाले नहीं डाले अलग बात है, लेकिन अपने लिए नियम है कि हमने इसको सोल्व कर लिया। लेकिन डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इनसाइड फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम जानते हैं x बिलोंग्स टू r होता है, उसके साथ क्या ले लिया? इंटरसेक्शन। ये नियम है, मतलब कि जो भी आप आएगा उसका डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, चाहे इफेक्ट करे चाहे नहीं करे, हमारे लिए नियम है। फॉलो करेंगे तो सब सवाल सही हो जाएंगे।
अगला एक सवाल लिखा है मैंने, एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स माइनस वन, आर प्लस से आर, जी एक्स है ई की पावर एक्स माइनस वन टू जीरो से आर, देन फाइंड डोमेन इन रेंज ऑफ फोग एक्स एंड गोफ एक्स। तो हमें फोग और गोफ की क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज, है ना। देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फोग एक्स एंड गोफ एक्स, ये लिख लिया नीचे वाला, है ना। अब समझो, पहले मैं समझाऊंगा इसका एक चीज, फिर एक तुमसे करने के लिए कहूंगा, है ना। अब मान लो फिर वही मुझे फॉग और ऑफ दोनों की डोमेन और रेंज निकालनी है, फिर मैं पहले फॉग की बात कर लेता हूँ, है ना। मान लीजिए मैं फॉग के लिए बात करता हूँ, तो फॉग के लिए बात करता हूँ, तो फिर फॉग का मतलब तो वही है, एफ के अंदर कौन जाने वाला है, जी एक्स। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है, आर प्लस। आर प्लस का मतलब मैं ऐसे समझू, जीरो टू इनफाइनाइट हो गया। आर प्लस का मतलब क्या हो गया, जीरो टू इनफाइनाइट। तो ये एफ एक्स की डोमेन है, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगी, जी एक्स जीरो से इनफाइनाइट जाएगा, और क्या बनेगी भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर था तो वो, साइन एक्स हुआ तो वो, कॉस एक्स हुआ तो वो, जो भी अंदर होगा वो होगा भाई। इसके लिए एक्स यहां से यहां जा सकता है, तो इसके लिए जी एक्स यहां से यहां तक जाएगा भाई, जी जीरो से इनफाइनाइट होगा तभी तो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करेगा। अब जी मेरे पास क्या है वो देख लेते हैं, जी मेरे पास क्या है, ई की पावर एक्स, एक्स निकालना है, लॉग ले लू, ये कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट एक्स इनफाइनाइट, ये आ गया, आ गया। लेकिन ये आंसर थोड़ी ना है, अभी एक काम बाकी है, कौन सा, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन। अब यहां पे डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन कौन सा है, जी एक्स। कितनी है इसकी डोमेन, माइनस वन से जीरो, लिखा हुआ है ना। नहीं लिखा हुआ होता तो e की पावर x के लिए हम जानते हैं r होती है, लेकिन उसने लिखा है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, वो नहीं लिखता तो हम हमारी बात मानता वो, कि x e की पावर x की डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू r। लेकिन उसने लिखी है तो फिर उसकी बात हम मान लेते हैं कि भाई कहां से कहां तक है, माइनस वन से जीरो, तो वन इंटरसेक्शन टू, आंसर कितना आ गया, माइनस वन से जीरो। सवाल बनाने पे डिपेंड करेगा, वो चाहेगा तो इस क्वेश्चन में भी इफेक्ट डाल देगा। तो हमें तो हमेशा क्या रखना है, इनसाइड फंक्शन की डोमेन का ध्यान रखना है, ये तो डोमेन होगी। रेंज पे भी आ जाता हूं, फिर तुम फोग एक्स की निकालना। अब मान लो रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने में तो दिमाग ही नहीं लगाना है। रेंज मतलब हमारे लिए बन गई अप्रोच वन टू थ्री फोर फाइव, अप्रोच फाइव कर चुके हैं हम। अप्रोच फाइव क्या है, एफ के अंदर जी के अंदर एच, याद आ गया। कंपोजिट की रेंज ही तो निकाली थी वहां अपन ने, कि भाई हम कंपोजिट लिख लें और अंदर वाली चीज से उठा ले जो हम जानते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके लिए कंपोजिट लिखेंगे तो क्या बनेगा, फोग एक्स, एफ के अंदर जी एक्स जा रहा है, मॉड ई की पावर एक्स माइनस वन बनेगा। इसकी रेंज निकालनी है, और एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस वन से जीरो, वहीं से तो उठाएंगे, क्योंकि एक्स बाउंडेड है ना। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस वन से जीरो, उसी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी डोमेन निकाली है उसी की रेंज निकालेंगे। एक्स माइनस वन से जीरो ये निकालेंगे तो आसान काम है, ई ले लें, इंक्रीजिंग है, माइनस वन कर दें, तो ये वन बाई ई माइनस वन लेस देन ए की पावर एक्स माइनस वन लेस देन ए जीरो, मॉड लेना है तो मॉड ले लेंगे, मिनिमम जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वन माइनस वन बाई, ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई। ये स्टेप समझ में आती है, मॉड लिया जो, भाई ये ऐसे समझो, तुम्हें इससे तक ऐसे कहीं पे लिखा हुआ होता है माइनस टू से जीरो, कि x माइनस टू से जीरो जा रहा है, तो अगर x माइनस टू से जीरो जा रहा है तो मॉड x कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से दो नहीं जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो वही चीज लिखी हुई है कि भाई ये कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है ना। जैसे मान लो लिखा है माइनस का 10 से जीरो, तो जीरो से 10, तो मोड लगा के मोड को डिफाइन कर दिया अपन। तो ये डोमेन होगी और रेंज होगी। तो डोमेन का फिक्स मेथड, और रेंज तो मतलब कंपोजिट फंक्शन लिख लो, फिर एक्स पता है तो फंक्शन निकाल लेंगे कहां से कहां तक जाएगा। अब ये लिख लो और फिर गोफ एक्स की डोमेन निकालो क्या आती है।
आया? क्या आया? हाँ, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, ये लिख ले, हटा दो बोर्ड पे से सारा। अब देखो फिर लिखते हैं। अब की बार मान लीजिए हमें गॉफ एक्स की बात करनी है, तो गॉफ का मतलब जी के अंदर कौन जाने वाला है? एफ एक्स, है ना। अब जी के अंदर एफ एक्स जाने वाला है, चलो ठीक है। तो जी के अंदर एफ एक्स जाने वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, हम लिख ले हैं डोमेन ऑफ जी, है ना। डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स कितनी है? -1 से 0। जी एक्स की डोमेन क्या दे रखी है? -1 से 2। तो अगर मुझे डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो इसका मतलब इस एफ एक्स को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा? -1 से 0। एक्स की जगह एफ एक्स को -1 से 0 जाना पड़ेगा। एफ एक्स को बुलाओ, तो एफ एक्स तो क्या है? मॉड एक्स -1। बस मजा आ गया, सोल ही नहीं होगा। ये कह रहा है -1 से 0 मोड तो जाने से रहा, -1 से 0 मोड तो जाने से रहा। तो डोमेन कितनी आ गई? 5। डोमेन 5 आ गई तो रेंज भी 5 है, क्योंकि जब डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं है तो रेंज में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। भाई तभी तो डिफाइन होगा ये वाली कंडीशन। अब मान लो इसकी ये कह रहा है कि भाई मेरे अंदर नेगेटिव जाएगा और ये पॉजिटिव है, तो कहां से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि डोमेन को सेटिस्फाई करेगा तभी उसके अंदर जा पाएगा। भाई कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर जाना चाहता है तो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करेगा तभी जाएगा यार। उसकी डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई करेगा तो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है मुझे x² -1, जी एक्स दे रखा है √x² + 1, और एच एक्स दे रखा है मेरे पास 0। अगर तो x लेस देन है 0, और x अगर तो x ग्रेटर देन इक्वल है 0, देन डिफाइन h of f of gx, then define h of f of gx। तो मान लीजिए मुझे डिफाइन करना है h of g of f। अब अंतर क्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं फंक्शन की एक से ज्यादा डेफिनेशन है। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें तो फंक्शन की क्या थी? कहीं ना कहीं एक डेफिनेशन थी। अब जिस सवाल पे हम आ गए उसमें फंक्शन की एक से ज्यादा डेफिनेशन है, तो उससे हमारे दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें तो कॉन्सेप्ट पता है कि मान लो आज मुझे fog x डिफाइन करना है, तो f के अंदर कौन जाने वाला है? gx। स्टेप लिखो, भले एक ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये f x है, f of gx मतलब gx का स्क्वायर -1, फिर gx कितना? √x² + 1 का स्क्वायर -1, x² + 1 -1 कितना आ गया? x²। स्टेप ज्यादा लिखेंगे, कम नहीं लिखेंगे, है ना। फिर मान लीजिए मुझे चाहिए h of f of gx, तो h के अंदर क्या जाएगा? fog x। h के अंदर क्या जाएगा? fog x जाएगा। h के अंदर fog x जाएगा, तो अब h के अंदर fog x जाने का मतलब क्या है? ये hx है, इसके अंदर कौन जाने वाला है? fog x। तो इसका मतलब जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या लिख दूं? fog x। यही तो है इसका मतलब। तो यहाँ x है, उसकी जगह क्या लिख दिया? fog x। यहाँ x है, उसकी जगह कितना लिख दिया? fog x। यहाँ x है, उसकी जगह कितना लिख दिया? fog x। x की जगह क्या लिख दूं? fog x लिख दिया। जहां है 4 जगह है, 6 जगह है, सब जगह x की जगह क्या लिख दिया? fog x। अब fog x भी मेरे को पता है कितना है, वो रख देता हूँ। fog x कितना है? x²। ये x², ये x²। अब यहाँ पे ये एक छोटी सी इनइक्वालिटी बनी है, इनइक्वालिटी सोल्व कर लेता हूं मैं कि भाई x² लेस देन 0, इसका मतलब तो 5, और x² ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। इनइक्वालिटी है, सोल्व कर लिया। ये तो दिख भी रहा है कि 0 0 से बड़ा, यस नो, बस। तो फाइनली मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि h of f of gx अगर मुझसे पूछा जाए तो कितना होगा? x², x बिलोंग्स टू r। हमेशा यही है, लिखू ना लिखू।
कई सारे तरीके हमारे पास कंपोजिट को डिफाइन करने के होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और जिससे हर सवाल सोल्व हो जाएगा वो है स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना। एक और ले लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 1 माइनस एक्स, अगर तो एक्स लेस देन इक्वल इज 0, एक्स स्क्वायर अगर तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल इज 0, और जी ऑफ एक्स मेरे पास है माइनस एक्स अगर तो एक्स लेस देन है 1, और 1 माइनस एक्स अगर तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 1। हमें डिफाइन करना है फोग एक्स और गोफ एक्स, दोनों डिफाइन करना है। फोग एक्स भी डिफाइन करना है और गोफ एक्स भी डिफाइन करना है। फोग और गोफ दोनों डिफाइन करने हैं, है ना। अब पहले मैं फोग करूंगा, फिर वैसे के वैसे ही तुम लोगों को गोफ करने के लिए दूंगा। अब आ जाओ फिर समझो एक बार। भाई फोग एक्स मुझे डिफाइन करना है ना, तो वही है एफ के अंदर कौन जाएगा, जी एक्स। ये एफ लिखा हुआ रखा है, तो अब एफ की कितनी डेफिनेशन है, ये पूरा एफ है, मुझे दिमाग नहीं लगाना, ये एफ है, मुझे एफ जी एक्स लिखना है, तो इसमें सब जगह कितना डाल दूं, जी एक्स। ये इसमें सब जगह कितना डाल दिया, जी एक्स। सब जगह कितना डाल दिया, जी एक्स। सब जगह कितना डाल दिया, जी एक्स। मैंने दोनों जगह लगा दी क्या इक्वलिटी, एक ही जगह लगाओ, नीचे वाली हटा लो। तो मैंने सब जगह x की जगह कितना पुट कर दिया, gx। अब समझो, अब सवाल में पिछले में इसमें अंतर क्या है। अब देखो यहाँ पे इसकी भी कितनी डेफिनेशन है, 2। अभी एक gx होता तो मैं खटाक से चारों जगह लिख देता, सवाल खत्म था। लेकिन अब gx की भी कितनी डेफिनेशन है, 2। तो कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो सवाल अभी भी आसानी है अगर हम इस हिसाब से करें। भाई gx रखना, मुझे gx की डेफिनेशन है यहाँ पे। देखो सबसे पहले ये उठा लिया माइनस एक्स, इसकी डेफिनेशन उठा ली मैंने माइनस एक्स। कौन सी डेफिनेशन कहां जा रही, मैं अलग कलर के पेन से कर रहा हूं, तुम्हारे पास हो तो इस्तेमाल कर सकते हो। देखो अब पहले समझो, ये माइनस एक्स से 4 जगह रख दूं। भाई जी एक्स की डेफिनेशन माइनस एक्स उठा रहा हूं, ये जी एक्स की डेफिनेशन कितनी उठा ली मैंने, माइनस एक्स। जी एक्स की डेफिनेशन कितनी उठा ली, माइनस एक्स उठा ली, ये हो गया। अब इसकी कंडीशन भी तो है, तो कंडीशन को भी उठा लूं, x लेस देन 1, x लेस देन 1। ये पहली वाली डेफिनेशन उठा ली मैंने, डेफिनेशन उठाई चारों जगह रख दी, कंडीशन है कंडीशन के साथ रख दी, एक काम खत्म हो गया। अब अभी एक और काम बच रहा है, कौन सा, दूसरी वाली भी तो बच रही है, उसको उठाया 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स चारों जगह रख दूं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल है 0, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। उठाया उसको 1 माइनस एक्स को, और चारों, क्या काम पूरा हो गया, नहीं। अभी एक और काम बाकी है, कौन सा, उसकी कंडीशन को उठाना। ये उसकी कंडीशन को उठाया, एंड x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल। अब इसके बाद इन इनइक्वलिटी को सोल्व करना बचता है, डिफाइन हो गया ये। लेकिन अब है ना, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं रख सकते, थोड़ा सा सुंदर बढ़िया करके रखना है, तो इसको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब इनका इंटरसेक्शन लेना आपकी काबिलियत है, आप चाहें तो यहीं पे देख के ले लें, आपको लगता है अपने यहाँ पे बस का नहीं है, साइड में कंडीशनें लिखे, सोल्व करके इंटरसेक्शन ले लें, जैसे लगे। मुझे लग रहा है कि यार छोटा सा है, मेरे बस का है, तो मैं यही कर लेता हूँ, तुम्हें लगे तो यहाँ कर लेना, नहीं तो वहां कर लेना। अब देखो ये 1 प्लस एक्स हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल 0, x लेस देन 1, तो कहां से कहां तक आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 से 1, इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं, है ना। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ लो साइड में लो, वो तुम्हारा काम है ना। फिर ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, x 0 से छोटा, x 1 से छोटा, तो x 0 से छोटा,
और ये कितना हो गया x, तो ये कितना हो गया x ग्रेटर देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन इक्वल 1, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x 1 से छोटा x 5 आ गया बस। तो 5 वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको है। अब इसको तुम्हारी इच्छा है, मतलब अगर तुम वैसे चाहो तो ऐसा का ऐसा ही 3 डेफिनेशन लिख दो तो भी कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार ऐसे अच्छा नहीं लगा तो जैसे पहले 0 वाले को लिख दो, ये थोड़ा सुंदर दिखेगा ना कि भाई 0 से छोटे के लिए ये, 0 से 1 के लिए ये, और 1 से बड़े के लिए ये, थोड़ा अच्छा दिखना है तो ऐसे लिख दो। जैसे अपन नहीं लिखते क्या, पहले नेगेटिव के लिए फिर पॉजिटिव के लिए, तो ऊपर नीचे लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको ये भी लिख दोगे इसको छोड़ के तो भी कोई बुराई नहीं, आंसर ये भी सही है ना। लेकिन ठीक है, अब थोड़े समझदार बच्चे हैं तो ऐसे ऑर्डर में लिख देते हैं तो ठीक रहता है। तो ना अब इसको लिखो और फिर गोफ एक्स को डिफाइन करो ऐसे कैसे, गोफ के अंदर क्या जाएगा, एफ लिखो, फिर एफ की डेफिनेशन उठाओ। अच्छा अब इसमें बहुत सीधा सा काम है, जैसे मान लीजिए इसके दो डेफिनेशन है तो कितने केस बन गए, 4। अच्छा बताओ अगर इसके 3 उसके 3 होते तो कितने केस बन जाते, 9। इसके 3 उसके 2 होते तो 6, इसका 1 उसका 2 होते तो 2, और दोनों के एक एक डेफिनेशन है तो 1, बस। इसको लिखो पूरा और उसको करो, फिर मैं उसको सोल्व करूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज हम नहीं समझ पाए या क्या समझ पाए। तो इसको लिख लो फटाफट और फिर दूसरे वाले को निकालो, फिर मैं दूसरे वाले को भी सोल्व करूंगा, मैच करेंगे तो कुछ चीज अगर तुम्हें कम रही होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये जो घर बैठे उनको समझ में आ रही है बात सबको, एक बार यस और नो में बोले। आ रही है सबको, ठीक है। अच्छा पता नहीं मैंने आज अनम्यूट किया नहीं किया तो मैं, अच्छा शायद मैंने म्यूट ही कर रखा है सबको। मैंने शायद म्यूट ही कर रखा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा आज मैंने म्यूट अनम्यूट करना, हाँ नहीं किया है सर। अच्छा ये बताओ अगर मैंने आज म्यूट नहीं किया तो ज्यादा अच्छा लगा कि जब मैं तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ तब ज्यादा अच्छा लगता है? आज ज्यादा अच्छा, वैसे तो शांति में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है हाँ। अगर एकदम कीप साइलेंट रहा और आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और बीच में कुछ चूचा चूचा आवाज आती रहे ना तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। मजा तभी आता है जब एकदम साइलेंट होके सुने उस चीज को। देखो है ना, लेकिन वही है ना कि अब एक निपुण है इसने लिख दिया लेकिन सर पूछने में प्रॉब्लम आती है। बेटा वो तो देखो जिसको प्रॉब्लम आनी है उसको पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ही आनी होती है, उसका आप और हम कुछ नहीं कर सकते है ना। क्या है कि वो तो कुछ भी कर लें है ना, वो कमी तो जिसको दिखनी है ना उसको कमी दिखेगी दिखेगी, उसका कोई इलाज नहीं होता। अब एक बच्चा लिख रहा है सर पूछने में प्रॉब्लम आती है, पूछने में क्या प्रॉब्लम आती है, मैं 50 चैट तो पढ़ता हूँ तुम्हारी जितनी लिखते हो सारी, इतनी सारी चैट लिखता हूँ, यस और नो सब सुनता हूँ। हाँ अब अगर किसी को लिखने में ही आलस आता हो है ना कि यार लिखने में आलस आता है, मैं थोड़ा मेरा फेस दिखा के बोलता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा आप किसी को लिखे कि यार मुझे तो लिखने में ही आलस आता है, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते है ना, कि यार लिखने से तो अच्छा है खटाक से मुंह से बोल दूं, है ना। तो लिखने का आलस तो आज नहीं तो कल छोड़ना ही है, क्योंकि एडवांस का पेपर देना है तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो
और लिखने का आलस का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा लिख रहा है सर क्वेश्चन में कुछ पूछना था लेकिन जब लिखने लगे तो तब तक तो क्वेश्चन ही मिट गया। हाँ तो ये बिल्कुल सही बात है बेटा। एक्चुअली इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम एक्टिव बनो, कि भाई हम ऐसा ना हो, देखो हमें जिन लोगों के साथ एग्जाम देना है वो सब एक्टिव बच्चे होंगे, और अगर हम इतने स्लो हैं कि हम लिखने में लगे रह जाते हैं और क्वेश्चन ही मिट जाता है, बाकी सब लिख के निमट जाते हैं, इसका मतलब पहले तो हमें अपनी लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। फिर लिखने की स्पीड बढ़ेगी, फिर दिमाग की स्पीड बढ़ेगी, तब कहीं जाके हम बाकी लोगों को पीछे छोड़ पाएंगे और सेलेक्ट हो पाएंगे। तो हमें इतनी एक्टिवनेस तो लानी ही पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। तो ये तो अच्छा है कि मैं म्यूट रखता हूं, तो तुम्हें कम से कम अपनी इस कमजोरी के बारे में पता लगा और अब तुम इस पे काम कर सकते हो, इसका मतलब ये तो अच्छा हुआ, है ना। अगर मान लो ऐसे चलता रहता अनम्यूट, तो तुम्हें अपनी इस कमजोरी के बारे में पता ही नहीं लग पाता बेटा, और तुम सबसे कमजोर रह जाते। चलो खैर, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। चलो तो इसको इम्प्रूव करो बेटा जल्दी से जल्दी इस कमजोरी को, है ना, ताकि तुम सबके साथ वो कर सको। हाँ भाई, तो इतनी देर में बाकी लोगों ने गॉफ एक्स डिफाइन कर लिया क्या? चलो तो अब मैं भी गॉफ एक्स डिफाइन कर देता हूँ, और फिर अपन मैच करते हैं कि देखा किसका मिला कि किसका नहीं मिला, है ना। हाँ चलो भाई, गॉफ एक्स डिफाइन करें। इसको हटा दें, नीले पीले कोले को। आ जाओ भाई, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं गॉफ एक्स को, है ना। तो जी के अंदर कौन जाएगा? एफ एक्स। कहाँ है जी? वहां है। तो ये माइनस एफ एक्स, जी के अंदर किसको भेजना है? एफ एक्स। तो ये एफ एक्स क्या हो गया? लेस देन वन। वन माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल वन। करेक्ट है, मैंने एक्स की जगह सब जगह क्या डाल दिया? एफ एक्स। अब मुझे क्या करना है? एफ एक्स को उठा लेना है। चलो उठाओ, सबसे पहले वन माइनस एक्स को उठाया, चारों जगह डाल देता हूं। वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स लेस देन ए वन, वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन। नीला वाला काम कंप्लीट। वन माइनस एक्स को उठाया, चारों जगह रख दिया। अब इसकी कंडीशन उठा लो, ये कंडीशन उठाई और यहां पे रख दी। चलो इसके बाद मैं क्या उठाने जा रहा हूं? माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस मतलब एक्स स्क्वायर उठाया, यहां रखा, एक्स स्क्वायर उठाया, यहां रखा। अब इसकी कंडीशन उठाऊंगा, यहां रख दिया और यहां रख दिया। काम खत्म। अब बच रहा है इंटरसेक्शन लेना, वो तुम्हारी काबिलियत। कैसे ले पाते हो? ये हो गया माइनस वन प्लस एक्स, वन से वन कटा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन इक्वल जीरो, 5। फिर बचा ये एक्स, वन से वन, एक्स लेस देन इक्वल जीरो, एक्स लेस देन इक्वल, एक्स लेस देन इक्वल जीरो। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वन से छोटा, तो एक्स माइनस वन से वन, एक्स माइनस वन से वन और एक्स जीरो। तो एक्स कहां से कहां तक आ गया? जीरो से वन। और ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन और वन से इनफाइनाइट, वन से बड़ा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल वन। तो उसमें ये वाली डेफिनेशन तो कट गई, ये बचा जीरो से छोटा, जीरो से वन और वन से बड़ा है। आ गया सबका? जो घर बैठे हैं उनका आ गया सबका? ये हमें डिफाइन करना सीखना था, मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको।
ठीक है, चलो हाँ ये हो गया। अब देखो, अब मैं तुम्हें 2 सवाल लिखता हूं इस सेगमेंट में, मतलब डिफाइन करने में तो यही सीखना था अपने को जो सीख लिया। अगर ये जो आज अभी तक हमने जो सवाल किए हैं, अगर हमने इनकी भी प्रैक्टिस कर ली और हम ये भी सीख गए, तो वो क्या है, उपलब्धि। वो क्या है, उपलब्धि। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ा देते हैं, तो आधे से ज्यादा बच्चों से ये भी डिफाइन नहीं होता, जो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत आसान सा काम है और इसमें क्या है, बस यहाँ रखा यहाँ रखा यहाँ रखा और काम हो गया। लेकिन जब 2 चैप्टर निमट जाते हैं तो उसके बाद ये भी थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। इसलिए मैं ऐसा जोर दे कह रहा हूँ कि भाई ये भी अगर हमने सीख लिया कर लिया तो ये भी क्या है, उपलब्धि। क्या, चलो इस सेगमेंट के 2 और है, जैसे अभी तक हमने डिफाइन किया उससे थोड़ा सा अलग है ना, है वही चीज। एक क्वेश्चन लिखें, इफ a + 2 है 1 2 3 4 है ना, एंड f a to a define as f कैसे डिफाइन किया है, 1 3 2 4 3 2 और 4 1, then define क्या करना है हमें, एक तो करना है f of fx and f of f 20 टाइम्स, है ना। मतलब वही एक पैटर्न फॉलो होगा जब भी हमें काफी ज्यादा बार कोई चीज रिपीट करनी होती है, मतलब एक पैटर्न है जो हमें देखना है और उससे हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वो पैटर्न हमें इसमें फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, फंक्शन f z to z is defined as, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि f of n है n + 3 if n is odd और n/2 if n is even, है ना। डिफाइन हमने क्या है, f of n n/3 if n is odd और n/2 if n is even। If k is an odd integer, if k is an odd integer and f of k equals to 27, f of k equals to 27, then find k, एक बच्चा लिख रहा है बीच में, 2022 के लिए दीजिए सर, 2020 बहुत खराब नंबर है। तो कोई बात नहीं, 2022 डिफाइन कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो तुम पैटर्न फॉलो कर लोगे तो 2020 करो चाहे 2022 करो चाहे 2024 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो दूसरा सवाल है, फंक्शन f z to z is defined as f of n + 3 if n is odd, n/2 if n is even, if k is an odd integer then and f of f k बराबर है 27, then find k, है ना। लेकिन ये सवाल बाद में करना, पहले जो मैं शीट का होमवर्क दे रहा हूं वो करना, है ना। पहले शीट वाला होमवर्क करना, इसको पहले मत करना, इनको बाद में करना। पहले कौन सा वाला होमवर्क करना, शीट वाला, क्योंकि शीट वाला करोगे तो तुम्हें लगेगा कंपोजिट समझ में आ गया, इसको पहले करने बैठ जाओगे तुम लगेगा अरे यार दिक्कत है थोड़ी सी, है ना। तो पहले शीट वाला होमवर्क कर ले, उससे फील गुड फैक्टर आएगा, उससे लगेगा कि कंपोजिट समझ में आ गया। फिर इसको करोगे तो लगेगा अभी थोड़ी और सीखने की जरूरत है ना। तो पहले ये कर लेना, तो पहले शीट वाला करना है, उससे ज्यादा ठीक रहेगा। अपने को उसी तरह के सवाल सीखने हैं जो शीट वगैरह में दे रखे हैं।
तो शीट में हम आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन E12 E7। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट E12 E7, पार्ट सेकेंड E12 E3 और एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। ठीक है, ये होमवर्क में करके आना है। शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट E12 E7, पार्ट सेकेंड E12 E3, एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 15। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट कर लें, इसको सेकंड में निकला। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट है, इसमें अपन ने 14 तक कर लिए ना। ठीक है, हाँ तो 15, 16, 17 पार्ट फर्स्ट के हैं ये। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के हैं 15, 16, 17। ठीक है, चलो एफ के एलिमेंट रीड कर दूं। एफ के एलिमेंट में लिखा है 1,3, 2,4, 3,2 और 4,1। ये एफ के एलिमेंट में लिखा है। और ये एफ एन में लिखा है n+3 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, चलो ये तक रखते हैं, फिर बाकी अगले दो बच्चे इतना पढ़ते मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते नहीं करते हैं। पहले